हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में जो हमारी दूसरी पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखें कि हमारे जो कुछ चैप्टर इसमें हटा दिए गए हैं आरबीएससी के द्वारा। इसमें पहला जो चैप्टर हमारा है राजनीतिक सिद्धांत, इसको नहीं हटाया गया। दूसरा जो चैप्टर है हमारा स्वतंत्रता, इसको हटा दिया गया है सिलेबस से। अगला है जो समानता, इसको भी हटा दिया गया है अपने सिलेबस से। तीसरा जो सामाजिक न्याय है, ये है हमें इसका अध्ययन करना है। चौथा जो चैप्टर हमारा अगला जो सामाजिक न्याय है, ये भी यथावत है। अधिकार वाला चैप्टर भी हमारा हटा दिया गया है, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। नागरिकता वाला चैप्टर भी हमारा हटा दिया गया है, इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रवाद ऐसे ही है, हमें पढ़ना है इसको। और धर्मनिरपेक्षता, शांति, विकास, ये सारे चैप्टर हमें रीड करने हैं। जो हमारे चैप्टर कटे हुए हैं उनका मैंने पहले भी वीडियो तुम्हें बता दिया है, बना करके डाल दिया है, वो आप उसको देख सकते हैं। आज जो हमारा जो चैप्टर चलेगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। ध्यान पूर्वक इसको देखें। सबसे पहले देखो सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत किसे कहेंगे? राजनीतिक सिद्धांत मतलब वह विचार, व्यवस्थित विचार, जिनको हम एक व्यवस्थित भाषा में इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। पहला क्या? उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। हम कहते हैं कि जो भी प्राणी है विश्व में, पृथ्वी पर, उन सब में श्रेष्ठ कौन होता है? मनुष्य। कैसे? क्योंकि उसके पास विवेक यानी कि बुद्धि होती है और उस बुद्धि को काम में लाने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की भी क्षमता होती है। क्या पशु कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। अन्य प्राणी ये नहीं कर सकते। वह अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है, जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है। अपने उन विचारों को साझा कर सकता है, उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित करना चाहिए, क्योंकि समाज को संगठित कौन कर सकता है? व्यक्ति ही कर सकता है। हमें सरकार की जरूरत क्यों है? क्योंकि देश के शासन को चलाने के लिए सरकार की क्या आवश्यकता है और सरकार को बनाता कौन है? सरकार का श्रेष्ठ रूप कौन सा है, यानी हमें कैसी सरकार चाहिए? लोकतंत्रात्मक चाहिए, अध्यक्षात्मक चाहिए, तानाशाह चाहिए? कौन सी? क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है? हमें ये सिद्धांत ही बताएंगे। राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, यानी कि जो राजसत्ता होती है, सरकार होती है, राज्य की शक्ति होती है, वो अपने नागरिकों को क्या देती है, क्या उसके लिए व्यवस्थाएं करती है। नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारा क्या देनदारी, यानी कि हम एक नागरिक हैं और हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये सारा राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। इनकी और अन्य संबंध अवधारणाओं को अर्थ और महत्व व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदगी परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। मान लो विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है। कौन करता है ये सब? राजनीतिक सिद्धांत। आगे जाकर देखते हैं कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं, कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का परिमार्जन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और समसामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना। मोटे रूप से हमारे समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। इससे हम मनुष्य क्या क्या सीखता है, क्या अपने विचार प्रकट करता है, अपने विवेक के आधार पर उनको धरातल में लाता है, समाज को कैसे संगठित करता है। ये सब हम किसके आधार पर कर सकते हैं? राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर। सिद्धांत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने सिद्धांत यानी कि जो उसके विचार हैं दूसरों पर कैसे लागू
की जाए। हम एक तरह से राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ मानते हैं कि विचारों का वह व्यवस्थित रूप जिससे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि राजनीति क्या है। राजनीतिक सिद्धांत समझ में आ गया ना कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहेंगे, किसे कहेंगे राजनीतिक सिद्धांत। एक बार वापिस से सुने, विचारों का वह व्यवस्थित रूप जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ गया राजनीतिक सिद्धांत का क्या है। आगे देखते हैं राजनीति क्या है। अब हमें मोटे रूप से तो दिमाग में आ गया होगा कि राजनीति क्या है। राज प्लस नीति, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य के शासन को चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं और जो नीतियों के आधार पर कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, राजनीति। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि आपने देखा होगा लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार का क्या है, जनसेवा। यानी कि जो राजनेता होते हैं वो क्या कहते हैं राजनीति को, कि एक प्रकार की जनसेवा है, हम तो जनता की सेवा करते हैं, यही क्या है, राजनीति। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति के दांवपेच से जोड़ते हैं। यानी कि राजनीति को जो दूसरे लोग होते हैं राजनीति से जुड़े हुए, वो क्या कहते हैं कि राजनीति क्या है, दाव पेच है, इसको दाव पेच से हासिल किया जा सकता है, यानी कि जोड़ तोड़ से इसको हासिल किया जा सकता है, अथवा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षों को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य लोग राजनीति वही है जो राजनेता करते, कहते हैं कि जो राजनेता करते हैं, नेता करते हैं, वही क्या है, राजनीति है। कुछ लोग मानते हैं ऐसे बात। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़ चढ़कर दावे करते, विभिन्न तबकों के साथ जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होते देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। जैसे हम आज की राजनीति को देख सकते हैं कि कैसे घोटालों से आए दिन नेताओं का संबंध आता रहता है। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे हों देखते हैं, तो हम कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे घोटाले नजर आ रहे हैं, उसका खुद का भला नजर आ रहा है, या कोई घृणित कार्य ऐसा कर रहा है या हिंसा फैला रहा है, तो हम उससे क्या कहेंगे कि राजनीति कर रहा है। इसका मतलब राजनीति का शब्द क्या हो गया, एक तरह से नकारात्मक रूप में हमारे सामने नजर आता है। यदि हम एक क्रिकेटर की टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना समझे सोचे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो भी हम क्या कहते हैं कि यह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर भी हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज जो हम राजनीति का रूप लेते हैं उसको हम नकारात्मक रूप में लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं, न कि हम पॉजिटिव में। जबकि राजनीति क्या है, पॉजिटिव है, राज्य की नीति है, राज्य को चलाने की एक नीति है। परंतु जो आज स्थिति है, नेताओं ने जो हमारी स्थिति कर रखी है, इसके आधार पर राजनीति जो है एक नेगेटिव पॉइंट में जा चुकी है। हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं, या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हुए हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते हैं। हम देखते हैं कि राजनेता इलेक्शन लड़ते हैं, विभिन्न दल इलेक्शन लड़ते हैं, ये अपने जो खर्चा होता है वो कहाँ से उठाते हैं, चंदाओं से तो इकट्ठा करते हैं। और चंदा किससे लेते हैं, ये बिजनेसमैन लोगों से लेते हैं, व्यवसायियों से लेते हैं, उद्यमियों से लेते हैं। और वो जब वो व्यवसायी इनको चंदा क्यों देते हैं, क्योंकि जब उनकी सरकार बने, इस दल की सरकार बने, तो वो अपना काम निकाल सके। और जब सरकार बन जाती है और इन उद्यमियों का, इन व्यवसायियों का काम नहीं निकलता है, तो वो क्या करते हैं, फिर इन राजनेताओं को कोसते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते रहते हैं। हमने पिक्चर देखी होगी, बहुत सारी पिक्चरें भी देखी है जिनमें भी ये राजनीति के बारे में नेताओं को खलनायक के रूप में दिखाया गया है कि कैसे नेता होते हैं और वो अपना गलत कार्य करते हैं। हमने खूब देखा है, सब लगभग पिक्चरों में हमने देखा है कि राजनेताओं का जो एक्शन दिया गया होता है, जिनका रोल प्ले किया होता है, वो किसमें, नेगेटिव वे में होता रहता है। इस प्रकार हमारा समान राजनीतिक परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है, हम माने ये, जिसे हम अलग रहना चाहिए,
पीछे छुड़ाना चाहिए। यह इतनी की उपयोगी गतिविधि है, बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। ये आपके व्यू पर डिपेंड करता है। क्या आप राजनीति को इतना गलत मानते हैं? जैसे हमने देखा कि नेता गलत कार्य करते हैं, उनको दिखाया जाता है। इस नेताओं के कार्यों को देखकर क्या हमें राजनीति से पीछे हट जाना चाहिए? नहीं। क्या हमें राजनीति से दूर हो जाना चाहिए? नहीं। इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये हमारी बेहतर दुनिया बनाने के लिए निश्चित ही हमें इसमें शामिल होना चाहिए। जब तक हम इसमें शामिल नहीं होंगे, लोग या नेता हमारा फायदा उठाते रहेंगे और हम इसकी दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए हमें राजनीति में सकारात्मक रूप से आना चाहिए और राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण न मान करके इसको एक अपनी नई दुनिया बनाने के लिए, अपने आप में विकास करने के लिए इसमें सम्मिलित होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया। हम देखें कि फला नेता है कि अपनी रिश्वत से अपना घर भर रहा है, इसे जनता से क्या मतलब है, इसको जो फंड मिलता है वो अपने कार्य में लेता है, तो हमने ये धंधे से जोड़ लिया। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है। हम देखते हैं सांप कुंडली मार के बैठता है तो उसकी कुंडली जल्दी से खुलती नहीं है और इससे जूझने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी कि सांप की तरह कुंडली तो राजनीति ने मार ली है कि राजनीति के बगैर हम नहीं रह सकते, परंतु इसको हम धीरे धीरे अपने वे में ढाल सकते हैं। राजनीतिक संगठन, सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। हमें पता अच्छे से, कोई भी राज्य होगा तो उसको चलाने के लिए नीति तो बनेगी ना। बगैर नीति नहीं बनेगी, उसकी नीति अगर नहीं बनेगी तो राज्य काम कैसे करेगा। इसलिए राजनीति के बगैर तो हमारा जिंदा रहना समाज में संभव ही नहीं है। जो समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों के विविध जरूरतों को, हितों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। हमें पता है कि परिवार है, जनजाति, आर्थिक संस्थाएं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। हम जानते हैं हमारी जो सबसे प्राथमिक जरूरतें होती है वो कहाँ पूरी होती है? परिवार में होती है। बाद में हम आर्थिक संस्थाओं में भी जाते हैं, सामाजिक संस्थाओं में भी जाते हैं और धीरे धीरे अपने संगठन भी खड़ा करते हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने, हमें पता है ना, परिवार हमें साथ रहने में मदद करता है। विभिन्न संगठन जो किसी मुद्दे को लेकर के बनते हैं वो भी हमें साथ रहने के लिए उपाय देते हैं और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को कबूलने में मदद करते हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें कैसे बनती है, कैसे कार्य करती है, राजनीति ने दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हम पता है कि राजनीति का मोस्टली काम क्या है? राज्य को व्यवस्थित तरीके से शासन चलाना। और इसमें सरकार कैसे बनाए, उसको चलाएं क्या, उसके महत्वपूर्ण कार्य कौन से होने चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम किस में देखते हैं? राजनीति में। लेकिन राजनीति सरकार के क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है। सरकारें जो भी करती है वो प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन के विभिन्न तरीकों को प्रभावित करता है। सरकारें, हम देखते हैं कि हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। सरकारी तो बनाती है, हमारी आर्थिक नीति है, विदेश नीति है, शिक्षा नीति है। अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आने वाली है वो भी कौन बना रही है? सरकारी तो बना रही है। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन को सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। अगर मान लो हमने लोकतंत्र शासन प्रणाली में जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली है, अगर हमने कोई गलत नेता चुन लिया है, गलत राजनेता हमने अपने इलेक्शन में लेके आ गए हैं, तो वो क्या बनाएगा हमारे लिए? नीतियां कौन बनाती है? सरकार बनाती है। और हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया है और वो सरकार में आ गया तो वो हमारी क्या नीति बनाएगा? आर्थिक नीति भी गलत बनाएगा, विदेश नीति भी गलत बनाएगा और शिक्षा नीति भी गलत बनाएगा। और जब ये हमारी तीनों नीतियां गलत हो जाएंगी तो क्या हमारा शासन सही चलेगा? नहीं चलेगा। क्या हमारे जीवन को सुरक्षा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं कोई भी पार्टी अगर जाति को हवा देती है, यानी कि जातीय आधार पर वो इलेक्शन कराती है या ऐसा अपना कोई प्रचार करती है, तो इससे क्या होगा? बंद हो जाएंगे ना स्कूल, बाजार। इससे हमारा जीवन क्या होगा? अस्त व्यस्त होगा। हम अत्यंत जरूरी चीजों भी नहीं खरीद पाएंगे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित होगी। हम देखते हैं कि कई बार ऐसी हिंसात्मक घटनाएं घट जाती हैं और सरकारें क्या उनको हवा अगर देगी, कोई भी पार्टी उनको हवा देगी, कोई नेता अगर उनको हवा देगा तो वो ज्यादा
बढ़ जाएंगे। अतिरिक्त कोचिंग, इसके लिए ट्यूशन फीस चुकानी। दूसरी, सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। अभी जैसे सरकार ने हमें लिए कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं, कौशल के लिए, कौशल बढ़ाने के लिए, लोगों की टैलेंट को निकालने के लिए कौशल केंद्र खोले जा रहे हैं। तो ये सरकार का तो कार्य है। सरकार जब इनको कार्यों को करती है तो जीवन क्या होता है, खुशहाल होता है, बेहतर बनता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम दलदल में फंसते चले जाते हैं। सरकार की कार्रवाई को हम पर गहरा असर पड़ता है, ये सही बात है। हम लोग सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। अगर सरकार अच्छा कार्य करेगी तो हम दिलचस्पी तो लेंगे ही लेंगे। हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। बाय द वे, कोई ऐसा संगठन बनता है जिसका कार्य होता है। संगठन किस लिए बनाते हैं? किसी निश्चित कार्य को रूप देने के लिए। और जब संगठन बनता है तो सरकार भी उस संगठन की बात मानने के लिए बाध्य हो जाती है। उसको लगता है कि ये अधिक लोग जो सही बोल रहे हैं शायद सही है, और उस पर अमल किया जाता है। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं, हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा नियम बन गया, सरकार के द्वारा बना दिया गया, जो हमारे हित में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे और उससे हम सरकार को समझाएंगे कि ये हमारे हित में नहीं है। और जब ऐसा लगेगा सरकार को तो वो उसको बदलेगी और हमारा प्रदर्शन जो होगा वो हमारे हित में होगा। हम अपनी प्रतिनिधियों और गतिविधियों पर जोश के साथ विवाद विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा, हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार के जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण की न्याय संगत है? हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूद अव्यवस्था और पतन के तर्क संगत कारण को तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा रखते हैं। यानी कि निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि राजनीति जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है। मोस्टली समझना, राजनीति का अर्थ क्या हो गया कि हमारे लिए और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है, क्या नहीं है। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है। दूसरे स्तर पर देखते हैं तो जनता का संघर्ष और उसके निर्णय पर लेने वाले का संघर्ष का प्रभाव है। जब जनता आपस में वार्ता करती है और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में सहलगन है। कहने का मतलब ये है, जब हमारी समस्याएं हैं उनको समाधान करने में राजनेता या सरकार हमारी मदद करती है, हम उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। कोई कानून आता है, विधेयक आता है, जब उस पे जनता के बीच में जाता है और वाद विवाद करके निष्कर्ष निकाला जाता है, जनता की बात को प्राथमिकता दी जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि जनता राजनीति में हिस्सा ले रही है। हम देखते हैं कि पहले जो वोटिंग होती थी, सार्वभौम मताधिकार नहीं था, आज सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। इसके आधार पर जनता अपने जो राजनेता है, अपने प्रतिनिधि है, स्वयं चुनती है और चुनने में भागीदारी पूरी वो रखती है। तो इस आधार पर हमें लगता है कि हम पूरी जनता हम अपने राजनीति में भाग ले रहे हैं। कहने का मतलब हमारे समझ में आ गया। राजनीति के लिए विभिन्न व्यूज बताए कि राजनीति क्या है, राजनेता जो करते हैं वो राजनीति है, गंदा खेल भी बताया गया राजनीति को। मोस्टली हमें राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि राजनीति में कुछ कमियां हैं तो उनका पूरा भी कौन कर सकता है? हम ही कर सकते हैं, हमारे द्वारा ही होगी, क्योंकि प्रतिनिधि कौन चुनता है? ये राजनेता हैं जिनको हम ही तो चुनते हैं। अगर जब हम इनको चुन करके छोड़ देंगे तो क्या ये मान जाएंगे? नहीं, हमें इनको बार बार में संभालना होगा, इनको याद दिलाना होगा कि तुम जनता के हित में आए हो और जनता के हित में तुम्हें कार्य करना है। तब ये हम कब करेंगे? जब हम राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो समझ में आ गया होगा राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं और राजनीति क्या है। तो राजनीति सिद्धांत एक बार फिर नोटिस कर लें, विचारों का वह व्यवस्थित रूप जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार रूप ग्रहण किया है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इसके आगे का जो हम चैप्टर है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से समझें। जो पॉइंट तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में डालें और मुझसे पूछें। धन्यवाद।